डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर में मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत व्यापारिक बैंकों का संगठन। यदि हम व्यापारिक बैंकों के संगठन की बात करें तो आधुनिक व्यापारिक बैंकिंग प्रणाली के संगठन को हम 5 विभिन्न भागों में बांटते हैं और जो 5 भागों में या वर्गों में बटा हुआ है वन बाय वन एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम नंबर 1 है शाखा बैंकिंग प्रणाली। शाखा बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक बैंक एक हेड ऑफिस खोलती है और उस हेड ऑफिस के अंतर्गत छोटी छोटी जगहों पर या बड़े बड़े शहरों में सब जगह अपनी शाखाएं या ब्रांचेज खोलती है। इस पद्धति के अंतर्गत बैंकों की अनेक शाखाएं देश भर में फैली हुई होती है और प्रत्येक शाखा का एक ही संचालक मंडल के अंतर्गत कार्य करती है। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या संचालक मंडल बनाया जाता है, उसके अंदर सभी शाखाएं काम करती है। भारत में लगभग सभी व्यापारिक बैंकें शाखा बैंकिंग पद्धति पर ही संगठित है। शाखा बैंकिंग पद्धति के निम्न लाभ हैं। ये वो बैंकिंग पद्धति है जैसे हमारे यहाँ पर हम देखें तो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर जो पहले हुआ करता था अब SBI है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है या कोई भी बैंक ऑफ बड़ौदा है। ये सारी शाखा बैंकिंग है, यहाँ पे शाखाएं खुली हुई है और उन शाखाओं का एक प्रबंध संचालक मंडल है जो या तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे या रीजनल हेडक्वार्टर पे या स्टेट लेवल पर बनाए जाते हैं जो अपनी सारी शाखाओं को संचालित करते हैं। शाखा बैंकिंग प्रणाली के क्या लाभ हैं? शाखा बैंकिंग प्रणाली के निम्न लाभ हैं। नंबर 1, श्रम विभाजन। जब कार्य शाखा बैंकिंग से किया जाता है तो कार्यों का एलोकेशन हो जाता है, कार्यों का विभाजन हो जाता है, लेबर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो श्रम विभाजन का फ़ायदा मिलता है, सभी जगह लोगों को रोज़गार मिलता है। रिस्क में कमी होती है। अगर मान लीजिए एक शाखा फेल हो गई तो बाकी वाली शाखाएं तो लाभ कमा रही है। एक शाखा ने लाभ नहीं कमाया या घाटा उठाया तो बाकी वाली उसकी भरपाई कर लेगी, तो जोखिम में कमी होती है। धन के हस्तांतरण में सुविधा रहती है। एक व्यक्ति जयपुर का रहने वाला है, जोधपुर आ गया, जोधपुर का रहने वाला है, उदयपुर चला गया, सब जगह बैंक की शाखाएं हैं, किसी भी शाखा में जाके अपना बैंक ट्रांजैक्शंस कर सकता है। अगर शाखाएं नहीं होगी तो वो व्यक्ति अपना संचालन कैसे करेगा? खाते का संचालन नहीं हो पाएगा, ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाएगा, तो धन के हस्तांतरण में सुविधा रहती है। नकद कोष की बचत। जब हर व्यक्ति हर जगह इस तरह की शाखाएं उपलब्ध है तो हर व्यक्ति अपनी छोटी छोटी बचतों को संग्रहित कर सकता है और छोटी छोटी बचतों को संग्रहित करके बहुत कुछ बिल्डअप कर सकता है, बहुत कुछ नया कमा सकता है। तो नकद कोष यानी बैंकों की फंडिंग्स भी बढ़ती है। हर छोटी छोटी जगहों पे जब शाखा खोल दी गई तो हर जगह के व्यक्ति अपने, जैसे कोई गांव है, छोटा सा कस्बा है जहाँ कोई बैंकिंग सुविधा नहीं है, यदि किसी बैंक ने अपनी ब्रांच खोली है तो स्वाभाविक तौर पे वहाँ के रहने वाले लोग बाग अपने अकाउंट्स खुलवाएंगे, अपनी बचत संग्रहित करेंगे, उससे उनको भी लाभ होगा और बैंकिंग विकास भी होगा। प्रशिक्षण की सुविधा मिलती है। प्रशिक्षण यानी जितने ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, जितने छोटी छोटी जगहों पर होगा तो हर प्रकार की सरकारी योजनाओं में प्रशिक्षण का लाभ होगा। शाखा बैंकिंग से बैंकिंग सुविधाओं का भी विस्तार होगा। जैसे जैसे शाखाएँ बैंकिंग बढ़ेगी वैसे वैसे बैंकिंग हर गांव ढाणे ढाणे यदि बैंक पहुंचेगी तो सुविधाओं का विस्तार होगा। शाखा बैंकिंग के कुछ दोष भी बताए गए हैं। जब बहुत ज़्यादा शाखाएं हो जाती है तो नियंत्रण में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, कंट्रोल करना भारी पड़ता है। जब शाखाएं एक ही बैंक के लगभग 4000-7000 शाखाएं हो जाती हैं तो सबको कंट्रोल करना भारी पड़ता है। एक ही समय में सबकी समस्याओं को सुनना और सबकी समस्याओं का निराकरण करना प्रबंध मंडल के लिए भारी पड़ता है। एक अस्वस्थ प्रतियोगिता को जन्म दे देते हैं। मैंने देखा है आज से कुछ समय पहले तक एक ही शहर में 2 पास बैंकें लगी हुई हैं। एक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर है, दूसरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। दोनों एक ही मालिक के हैं, दोनों व्यापारिक बैंक हैं, आपस में प्रतिस्पर्धा है। ये एक तरह की अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तो अब लगभग ख़त्म हो गई है, अब उन दोनों को एक कर दिया गया। अभी भी हम देखते हैं एक बैंक ऑफ बड़ौदा है, दूसरी SBI है, आपस में प्रतिस्पर्धा है, ज़्यादा शाखाएँ हैं इसलिए। तो शाखा बैंकिंग की एक ड्रॉबैक है या दोष है कि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलती है। श्रम विभाजन के भी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ऊपर हमने कहा ना श्रम विभाजन का फ़ायदा होता है, तो श्रम विभाजन का कुछ ड्रॉबैक भी होता है।
एक व्यक्ति जो कहीं का रहने वाला है, उसको कार्य शाखाओं के कारण किसी दूसरे शहर, गांव, ढाणे में भेज दिया गया काम करने के लिए, वहाँ बैठ के आप काम कीजिए, तो उस व्यक्ति के मन में कार्य के प्रति क्या लगाव हो सकता है, जबकि वो वहाँ का रहने वाला नहीं, वहाँ रहना भी नहीं चाहता, मजबूरी है उसकी नौकरी के कारण, तो उसका ड्रॉबैक है। कर्मचारियों की मनमानी को बढ़ावा मिलता है। अब ब्रांच में ब्रांच मैनेजर जैसा चाहेगा वैसा करेगा, अपने हिसाब से करेगा, मनमर्जी करेगा, तो ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है। श्रम संघर्षों को बढ़ावा मिलता है। ज़्यादा जब श्रमिकों की समस्याएं होगी तो इनका संघर्ष बढ़ेगा। पहल शक्ति का अभाव होता है। जब सारा काम हेड ऑफिस से ही होना है तो ब्रांच में कौन अपना एनर्जी लगाएगा। ज़्यादा शाखाएं होने से खर्चे भी बढ़ जाते हैं, और शाखाएं जितनी भी खोली जाती है 100% सफल होगी इसकी गारंटी नहीं है। कुछ कमज़ोर शाखाएं भी होती है जो इस बैंकिंग प्रणाली को ख़राब करती है या बैंकिंग प्रणाली के कमज़ोर करती है। ये थी पहली शाखा बैंकिंग पद्धति। शाखा बैंकिंग पद्धति के समझने के बाद में अब अपन आगे बात करेंगे। दूसरी है इकाई बैंकिंग। इकाई बैंकिंग के अंतर्गत यदि हम देखें तो एक ही कार्यालय तक सीमित होता है। इन्हें विशेष परिस्थितियों में ही सीमित क्षेत्र में बैंक शाखाएं खोलने का अधिकार प्राप्त होता है। यह पद्धति अमेरिका में बहुत प्रचलन में है। इसकी ब्रांचेज नहीं होती, एक ही होती है, एक ही जगह काम करती है। कभी कभी इन शाखाओं का कार्यक्षेत्र भी निश्चित कर दिया जाता है। इस प्रणाली में बैंकों की स्थापना होने पर देश में बैंकों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। इस प्रकार से फिर ये सब जगह अपनी अपनी बैंकें खोल देते हैं। इनके कुछ लाभ हैं। किनके? इकाई बैंकिंग के। इकाई बैंकिंग के अपन लाभ की बात करें तो इकाई बैंकिंग के ये लाभ हैं। नंबर 1, प्रबंध व निरीक्षण में सुविधा। आप जहाँ बैठे हैं वहीं बैंकिंग खुली हुई है, तो उसी को वहीं चलाना है, वहीं कार्य करना है। शाखाएँ तो है नहीं, बहुत आसानी से हैंडल हो जाता है। स्थानीय हितों की सुरक्षा रहती है। जो आप जहाँ जिस शहर जिस गांव में रहते हैं वहाँ की जो लोकल एनवायरनमेंट है उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी होती है, तो उसकी सुरक्षा होती है। आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण रहता है। सब जो आर्थिक शक्तियाँ हैं एक ही जगह पे विकेंद्रीकरण हो जाती है। विकेंद्रीकरण होने का मतलब ये हुआ कि बैंकिंग कंपनियों के स्थान पर छोटे छोटे बैंकों की स्थापना की जाती है। इस कारण बैंकिंग व्यवस्था में किसी एक बैंक का महत्वपूर्ण वित्तीय साधन व्यवस्थित स्थापित होने का भय नहीं रहता है। पता रहता है कि ये बैंक इसी शहर तक सीमित रहेगी। व्यक्तिगत प्रेरणा का लाभ मिलता है। दुर्बल बैंकों का अंत हो जाता है। जो पावरफुल है वही रन कर पाएगी। शाखाएँ तो खोलनी नहीं है। जिस जगह पे ये खुलेगी उस जगह का क्षेत्रीय विकास संभव है। इसके कुछ दोष भी बताए गए हैं। श्रम विभाजन का दोष है। रोजगार तो देंगे नहीं, जो है वही काम करना है। जोखिम का बंटवारा नहीं होता क्योंकि आगे कहीं ट्रांजैक्शन होता नहीं है। बैंकिंग सुविधाओं का सीमित विस्तार होता है। सीमित विस्तार का मतलब लिमिटेड डेवलपमेंट होगा। बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभों से वंचित रहोगे। विशेषज्ञों का अभाव रहेगा। बैंकिंग सेवाओं का प्रसार नहीं होगा। नकद कोषों को अधिक मात्रा में दुरुपयोग होगा, यूज़ हो ही नहीं पाएगा, दूसरी जगह आपके ट्रांजैक्शंस नहीं हैं। धन हस्तांतरण में कठिनाई रहेगी। ब्याज दरों में समानताएं, ब्याज दरों में असमानताएं रहेगी। समानताएं नहीं है, ये असमानताएं हैं। असमानता। सरकारी नियंत्रण में असुविधा रहेगी। सरकार को इन्हें नियंत्रण करना बहुत ही टिपिकल होगा। तो पहली थी शाखा बैंकिंग, दूसरी थी इकाई बैंकिंग, तीसरी है श्रृंखला बैंकिंग। श्रृंखला बैंकिंग के अंतर्गत क्या होता है? चेनिंग सिस्टम होता है, चेन सिस्टम होता है। इस प्रणाली के अंतर्गत एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का 2 या 2 से अधिक बैंकों पर नियंत्रण होता है। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक बैंक अलग अलग होने के बावजूद एक स्वामित्व के अधीन होने के कारण इनमें आपसी संबंध स्थापित हो जाता है। इस कारण इसे श्रृंखला बैंकिंग कहते हैं। श्रृंखला बैंकिंग के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे लिखा ना, इसमें बैंकें अलग अलग होने के बावजूद एक स्वामित्व के अधीन हो जाती हैं। एक ही मालिक के अधीन हो गई, फिर वो कार्य करेगी। इसके कुछ गुण हैं, कुछ लाभ हैं। सभी बैंकों के साधनों का उचित उपयोग होता है। सभी बैंकों की आय में वृद्धि होती है। कुशल नियंत्रण होता है।
और साख का उचित वितरण किया जा सकता है, क्योंकि एक ही श्रृंखला बैंकिंग के अंतर्गत, एक ही स्वामित्व के अंतर्गत बैंकें कार्य करती है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ बैंकों का समामेलन कर दिया गया। पंजाब नेशनल बैंक ने, पीएनबी ने 3-4 बैंकों को अपने अंडर में ले लिया। इसी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा ने विजया बैंक और देना बैंक को अपने अधीन ले लिया। इसी तरह से और भी कई बैंकों का आपस में समामेलन हुआ। तो वो श्रृंखला बैंकिंग है, जिसके अंतर्गत वो श्रृंखला के चेन के रूप में कार्य करते हैं। फ़ायदे ये हैं, सभी बैंकों के साधनों का उचित उपयोग हो जाता है। 2 बैंकें कमज़ोर होती है, 2 बैंकें स्ट्रांग होती है। जो स्ट्रांग बैंकें होती है कमज़ोर बैंक को साथ लेके चलती रहती है। बैंकों की आय में भी वृद्धि होती है, कुशल नियंत्रण होता है, साख का उचित वितरण किया जा सकता है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक भी बताया गया है। अधिकारों का केंद्रीकरण हो जाता है। जो कार्य पहले बटा हुआ था, अलग अलग 3 व्यक्तियों के हाथ में था, वो एक व्यक्ति के हाथ में आ गया। तो अधिकारों का केंद्रीकरण हो जाता है। जब केंद्रीकरण हो जाता है, सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, तो वो फिर अपनी मोनोपोली और डिक्टेटरशिप शुरू करता है। और मोनोपोली और डिक्टेटरशिप का परिणाम ये होता है कि उसकी जो इच्छा होगी वही करेगा। सदस्य बैंकों द्वारा नियमों का उल्लंघन की संभावना है। अब जो सदस्य बैंक हैं जिनको आपने किया है, वो नियमों का उल्लंघन करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। जब नियमों का उल्लंघन होगा तो फिर बैंकों का विकास कैसे संभव। 30 के बाद चौथी है अनुरूप बैंकिंग, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग। कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग होती क्या है? इस प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बैंक एक दूसरे के अनुरूप संबंध स्थापित करके कार्य का सफलतापूर्वक संचालन करते हैं। इसमें किसी एक बड़े बैंक के पास विभिन्न बैंक अपना खाता खोलकर एक दूसरे से लेन देन करती है। मोटे मोटे शब्दों में कहें, एक बड़ी बैंक के अधीन छोटी बैंकें होती हैं। उनका मालिक तो वो बड़ी बैंक ही रहेगी, लेकिन उसके अधीन वो काम करेंगे। इनके द्वारा खाते में जमा कोष का भी उपयोग लाभकारी व उत्पादक कार्यों में किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर ये बैंक आपस में ऋण तथा आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। अनेक बार बड़े बैंक छोटे बैंक को व्यावसायिक मामलों पर सलाह भी देते हैं। अमेरिका में इस तरह की बैंकों का प्रचलन है। अनुरूप बैंकें वो बैंकें होती हैं जहां एक बड़ी बैंक छोटी बैंकों को अपने अधीन कार्य करवाती है और वो बैंकें सफलतापूर्वक कार्य भी करती हैं। इनके कुछ फ़ायदे हैं। यदि हम इनके फ़ायदों का बात करें तो धन संग्रह व शीघ्र हस्तांतरण की सुविधा रहती है। आसानी से धन संग्रह हो जाता है, आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है। आर्थिक सहायताएँ मिलती रहती हैं। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय भी हो जाता है। कोषों का सर्वोत्तम उपयोग हो जाता है और स्वतंत्रता भी बनी रहती है सभी बैंकों की। लेकिन इसके कुछ दोष भी बताए गए हैं। अनुरूप बैंकिंग के जो दोष बताए गए हैं उसमें एक कहा गया है, बड़े बैंकों का प्रभुत्व रहता है, साधनों की समस्या रहती है और अत्यधिक अग्रिम होती है। अग्रिम बहुत ज़्यादा होती है तो फिर कार्य सफलता से हो नहीं पाता। 5वीं है मिश्रित बैंकिंग प्रणाली, मिक्स्ड बैंकिंग सिस्टम। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि मिक्स्ड बैंकिंग क्या हुआ। मिश्रित बैंकिंग प्रणाली इस सिद्धांत पर आधारित है कि बड़े उद्योगों का कार्यशील पूंजी हेतु अल्पकालीन ऋण, स्थायी पूंजी हेतु मध्यकालीन ऋण तथा स्थायी पूंजी हेतु दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना है। एक्चुअली बैंकें है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस अवेलेबल कराती है इंडस्ट्रीज़ को। वर्किंग कैपिटल के लिए शॉर्ट टर्म भी कराती है, मीडियम टर्म भी कराती है और लॉन्ग टर्म भी कराती है। तो ये दीर्घकालीन ऋण भी देती है, ये अल्पकालीन ऋण भी देती है और ये मध्यकालीन ऋण भी देती है। इस पद्धति के अंतर्गत सिद्धांत में व्यापारिक बैंकों को बड़ी मात्रा में निष्क्रिय कोष पड़े रहते हैं। ये मध्यकालीन ऋण भी देती है। तो सभी प्रकार के ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन। इस प्रणाली की विशेषताएँ ये हैं, एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली के गुण विद्यमान है, देश की परिस्थितियों के अनुरूप होते हैं, इनमें समन्वय बना रहता है, साख पर नियंत्रण रहता है और बचतों को प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार से बैंकों के संगठन में आज हमने ये देखा कि किस प्रकार से बैंकें संचालित कार्य करती है। तो हमने इसमें 5 प्रकार के बैंकिंग के संगठन बनाए। पहला बताया था शाखा बैंकिंग, शाखा बैंकिंग, दूसरा बताया था इकाई बैंकिंग, तीसरा बताया था श्रृंखला बैंकिंग, चौथा बताया था अनुरूप बैंकिंग और 5वां बताया मिश्रित बैंकिंग। मिश्रित बैंकिंग के अंतर्गत वो होते हैं जो मध्यकालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन सभी प्रकार के वित्त उपलब्ध कराते हैं।
अनुरूप बैंकिंग वो होती है जिसमें बड़ी बैंकों के अधीन छोटी बैंकें कार्य करती हैं। बाकी सारा आपको डिटेल में समझाया। इसके आगे अपन बात अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।